सफलता एक ही कला पर निर्भर करती है। सफलता एक ही कला पर निर्भर करती है और वो है आपका कठिन परिश्रम। सो सभी लोगों से मेरी यह गुजारिश है कि सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए अधिक से अधिक हार्डवर्क करें, अधिक से अधिक मेहनत करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिद्धार्थ कुमार। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अग्नाशय यानी कि पेंक्रियाज। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे कि ये क्या होता है और इससे कौन कौन से रस निकलते हैं और कौन से हार्मोन निकलते हैं। तो पहली बात तो ये जानकारी ले लेते हैं कि ये अग्नाशय यानी कि जो पेंक्रियाज है, इसकी खोज किसने की थी। हमारे बॉडी में वैसे तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता कि इसकी खोज किसने की, किसी अंग की खोज किसने की, लेकिन केवल इसी ऑर्गन से यह क्वेश्चन बनता है कि अग्नाशय की खोज किसने की। तो अग्नाशय की खोज की थी मिस्टर लैंगरहैंस, यानी किसने की थी, लैंगरहैंस ने। ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। अब बात यह है कि जो अग्नाशय होता है उसमें उसकी कुछ सेल्स होती हैं, उनका नाम क्या होता है, लैंगरहैंस होता है, या फिर उसमें कुछ जो सेल होती हैं कुछ उभरी हुई सेल होती हैं, इसलिए उनको क्या कह दिया जाता है, लैंगरहैंस द्वीप। क्या कह दिया जाता है, लैंगरहैंस द्वीप, सही लिखा जाता है, लैंगरहैंस द्वीप। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और बन जाता है कि लैंगरहैंस द्वीप कहां पाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे होते हैं अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हमारे शरीर में, या एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दे देगा या कह देगा प्रशांत महासागर में। तो लोग क्या करते हैं, वो ये सोच लेते हैं कि ये क्या है, द्वीप। और द्वीप क्या होता है, द्वीप एक जियोग्राफी का क्वेश्चन होता है। मान लीजिए कि ऐसी कोई जमीन या ऐसा कोई टापू जो जल से चारों तरफ से घिरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और जो कैसा होता है कि छोटा एरिया कवर करता है केवल, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्वीप। तो इसलिए बच्चे इसको पूरा यानी कि जियोग्राफी में इसको पढ़ चुके होते हैं, इसलिए वो ये सोच लेते हैं कि हमारे शरीर में द्वीप कहां से आ गया। वो तो किसमें होगा, या तो बंगाल की खाड़ी में होगा, या अरब सागर में होगा, या हिंद महासागर में होगा। तो इन तीनों ऑप्शन को देखकर उसमें से लगा के आते हैं और वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आए कि लैंगरहैंस द्वीप कहां पर स्थित है, तो आपको लगाना है लैंगरहैंस द्वीप उपस्थित होता है किसमें, अग्नाशय में। किसमें होता है, अग्नाशय में। तो इसे आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब बात यह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ग्रंथियां होती हैं, और ग्रंथियां क्या होती हैं कि ग्रंथियां टू टाइप्स की होती हैं। कुछ क्या होती हैं, अंतःस्रावी, और कुछ क्या होती हैं, बहिःस्रावी। और अंतःस्रावी क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे होती हैं जो किसी न किसी हार्मोन का स्रावण करती हैं। किसका स्रावण करती हैं, हार्मोन का। तो ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और कुछ क्या होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, यानी कि वो किसी न किसी रस या एंजाइम का स्रावण करती हैं। अब बात ये कर लेते हैं कि जो ग्रंथियां तो होती हैं दो टाइप की, लेकिन हम बात करेंगे अग्नाशय की, क्योंकि ये भी क्या होता है, ये भी एक ग्रंथि होती है और हमारे शरीर में पाई जाने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। अब बात करें मिश्रित यानी कि मिश्रण, जानते हैं मिश्रण क्या होता है कि किसी भी दो या दो से अधिक अलग अलग चीजों को मिलाकर एक स्थान पर रख देना या एक ही स्थान पर इकट्ठा कर लेना, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, या मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नमकीन खाते हैं तो मिक्सचर आता है कि नहीं आता है। तो जो मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, मान लीजिए मूंगफली भी डली होती है और कुछ तलाया हुआ भी डला होता है, सब कुछ मिक्स करके उसे बना देते हैं क्या, मिश्रण, या हम उसको कहते हैं गाँव की भाषा में मिक्सचर। दुकान पे जाएंगे तो कहते हैं कि 10 रुपये का मिक्सचर दे देना, तो वो क्या होता है, नमकीन भी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा डिटेल में देखा है, इसको हम कहते हैं शुद्ध भाषा में मिश्रण। और मिश्रण क्या है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। जो मैंने आपको बताया है कि इसकी क्या खासियत है कि ये दो काम करता है। इसमें दो प्रकार, यानी कि वैसे तो 4 प्रकार की सेल होती हैं, लेकिन बात ये है कि इसमें बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है ये, और क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अब क्यों ऐसा, क्योंकि यह रस या एंजाइम का भी स्रावण करता है और हार्मोन का भी स्रावण करता है। कौन, अग्नाशय। अब बात ये कर लेते हैं कि ऐसे कौन से रस या एंजाइम हैं जिनका इससे स्रावण होता है। तो थोड़ा सोच के देखिए, हमारे शरीर में कोई भी ऐसा ऑर्गन है जो ऐसा भी काम करता है, या हम इसको क्या कह देते हैं, मल्टी ऑर्गन। क्या कह देते हैं, मल्टी ऑर्गन। हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं, सोच कर बताइए, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना
मल्टी ऑर्गन को हिंदी में क्या कहते हैं, और नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछना, अभी नहीं बताऊंगा लेकिन। तो यहां पर देखिए, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बहिस्रावी, ये मैंने लिख दिया है, ग्रंथि आपको लिख लेना है क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया मिश्रित ग्रंथि। ये क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय क्या है, मिश्रित ग्रंथि है, तो मैंने यहां पर लिख दिया बहिस्रावी। यहां पर लिख लेना क्या होता है, ये ग्रंथि होती है, क्योंकि ये शुरू में ही लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये कर लेते हैं कि इसका किसका श्रावण करती है, रस या एंजाइम का। अब बात ये कर लेते हैं कि एंजाइम और रस किसके काम आते हैं भाई, और ये मैंने आपको पिछली क्लासों में डिटेल में पढ़ाया है। ये क्या करते हैं, भोजन के पाचन में मदद करते हैं। क्या करते हैं, भोजन के पाचन में मदद करते हैं। अब ये भी देखेंगे डिटेल में कौन कौन से रस या एंजाइम होते हैं। फिलहाल में आप इतना याद रखेंगे कि इसके द्वारा जो रस या एंजाइम स्रावित किए जाते हैं वो किसमें पाचन करते हैं, भोजन के पाचन में मदद करते हैं। हाँ, अब बात कर लेते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब ये हार्मोन का भी स्रावण करती है। अब हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एक आपने सुना होगा इंसुलिन। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन। और ध्यान रखना, ये इंसुलिन हार्मोन है, ये प्रेजेंट में इंडिया में बहुत फेमस है। अब इंडिया में इंसुलिन हार्मोन क्यों फेमस है और दूसरे देशों में क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है कि सबसे ज़्यादा अधिकतर अगर दूसरे देशों की कंपेयरिंग करके देखी जाए तो सबसे ज़्यादा जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं या जो मधुमेह रोगी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में। इसलिए ये बहुत फेमस है और सब लोग जानते हैं, कह देते हैं क्या, शुगर की बीमारी। अब बात ये कर लेते हैं कि इस इंसुलिन हार्मोन का शुगर की बीमारी से क्या संबंध है, या जो डायबिटीज हो जाती है उसका इंसुलिन से क्या संबंध है। हाँ, एक और शब्द हाइपरग्लाइमिया, ये मैंने इंसुलिन के आगे लिखा हुआ है हाइपरग्लाइमिया, इसका क्या मतलब है फिर। अब सुनो कि बात ये होती है कि इंसुलिन हार्मोन इस पेंक्रिया के द्वारा, इस अग्नाशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। और इस इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है कि आप जो कुछ भी खाते हैं, जितने भी पोषक पदार्थ, पोषक तत्व जो भी आप खाते हैं, आपको ये पता है वो सभी हमको जो पोषण जब मिलता है हमको हमारे किस में पहुंचेंगे, आमाशय में पहुंचेंगे। आमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंचते हैं, और छोटी आंत में मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या पाई जाती हैं, विली पाई जाती हैं, और उनके द्वारा जो पोषक पदार्थ होते हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। और अवशोषित होने के बाद वो किस में मिक्स हो जाते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। अब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं तो ये बताओ जितने भी पोषक पदार्थ हमको मिलेंगे वो ब्लड में मिक्स होने के बाद सेल्स के पास पहुंचेंगे तभी तो हमको मिलेंगे। अब मान लीजिए कि अब तो वैसे शादियों का सीजन खत्म हो गया है, वैसे ही शादियों का सीजन आता है तो बफे सिस्टम मिलता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं बफे सिस्टम में वो क्या देखेंगे, उनको क्या चाहिए, मिठाई। तो कुछ लोग शौकीन होते हैं रसगुल्लों के और कुछ लोग शौकीन होते हैं छेनों के। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर बफे सिस्टम में तो सबको ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब एक मिलेगा या दो मिलेगा, वहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि स्टार्ट हो जाते हैं तो उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया। अब किसी ने रसगुल्ले खाए और किसी ने छेना खाए। अब ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को वो खाएंगे तो उनमें जो पोषक पदार्थ हैं, जैसे हम बात करेंगे उसमें जो पोषक पदार्थ कौन कौन से पाए जाएंगे, जैसे मान लीजिए वो क्या होते हैं, मीठे होते हैं। और जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है, या हम ग्लूकोज, अब जैसे मान लीजिए चीनी, उसमें भी तो ग्लूकोज होता है। या फिर हम ग्लूकोज ना कह के उसे कहें, चलो कोई बात नहीं, ग्लूकोज ही बोल देते हैं कि वो क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। अब आपने तो क्या खाया है, छेना या रसगुल्ला खाया है, लेकिन जब वो आपकी आंतों में पहुंचेगा और छोटी आंत में पहुंचा तो वहां पर तो वो किसका श्रावण करेगी, ग्लूकोज का, यानी कि जो बिल्लियों के द्वारा उसका अवशोषण किया जाएगा, किसका, ग्लूकोज का अवशोषण किया जाएगा। और वह ग्लूकोज किस में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में मिक्स हो जाएगा। और ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो उस इंसुलिन का काम क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो इस पेंक्रिया के द्वारा इंसुलिन का श्रावण किया जाता है। और इंसुलिन के श्रावण के माध्यम से ये ब्लड में मिक्स हो जाता है और उस ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कम करता है, जिससे आपका जो शुगर लेवल होता है वो कंट्रोल में रहता है। किसकी वजह से, इस इंसुलिन की वजह से। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, हाइपरग्लाइमिया। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है, अरे बोलो भाई, समझ में आई है या नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो मान लीजिए इंसुलिन की पूरी बात आपको समझ में आ गई। अगर सीधे भाषा में कहें तो इंसुलिन का कार्य होता है हमारे ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज की मात्रा को कम करना। इतना समझ में आ गया? ओके, तो ठीक है। अब बात ये कर लेते हैं ग्लूकागॉन, क्योंकि ये भी तो एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। अब बात ये कर लेते हैं कि इसका तो भाई काम समझ में आएगा, लेकिन इसका काम समझ में नहीं आया। अब मान लीजिए कि भाई साहब कुछ लोगों का इनविटेशन नहीं जा पाता है गांव में। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई मतलब ये कह देते हैं कि गांव में और कुछ व्यक्तियों का कोई इनविटेशन भेजता ही नहीं है। तो इनविटेशन भेजता नहीं भाई, गरीब लोग हैं, मतलब ये कि मिठाई विठाई नहीं खा पाते हैं। अब सालों तक उनको मिठाई विठाई नहीं मिल रही है, तो ग्लूकोज ब्लड में कहाँ से आएगा भाई? कहीं ना कहीं से तो आएगा। अब इनविटेशन नहीं गया है भाई, दावत नहीं मिली है, कोई बात नहीं है, और दुकान पे उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो दुकान पे जाके मिठाई खरीद के खाएं, क्योंकि गरीब लोग हैं भाई। और आपको ये पता है संसार में जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको कोई देखता नहीं है। पर कोई बात नहीं है, गरीब पैदा होना कोई जुर्म वाली बात नहीं है, लेकिन गरीब होके मरना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। क्योंकि मैंने आपको भी बताया है कि कठिन परिश्रम से ही क्या होता है? सफलता प्राप्त होती है। और एक बार आपको सफलता मिल गई तो गरीब तो क्या, अमीर भी आपके पीछे होंगे। पर कोई बात नहीं है, हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी? ग्लूकागॉन की। तो ये क्या करता है कि जैसे ही मान लीजिए कि हमारे ब्लड में क्या हो गई है? ग्लूकोज की कमी हो गई है। तो लेकिन बात यह है कि भगवान क्या करता है? सभी को इक्वल बनाता है, गरीब अमीर की बात नहीं है। तो भगवान ने तो सभी के बॉडी में हर चीज़ फिट करके रखी है। अब मान लीजिए उसके ब्लड में ग्लूकोज की क्या हो गई? कमी हो गई। तो इस पेंक्रियाज क्या करेगा? पेंक्रियाज इंसुलिन का नहीं, ग्लूकागॉन का स्रावण करना स्टार्ट कर देगा। और ये क्या करता है? जैसे ही हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल होता है या जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, अगर वो कम हो जाती है तो ये ग्लूकागॉन क्या करता है? उसकी मात्रा को क्या करता है? बढ़ा देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि ये हमारे शुगर लेवल को क्या करता है? बढ़ाता है। ये ग्लूकागॉन करता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम। और इसी को क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइमिया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाइपोग्लाइमिया किसे कहा जाता है? हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रक्रिया तो आप समझ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने आपको मिश्रित ग्रंथि में हार्मोन को तो सब डिटेल में समझा दिया है। अब बात ये कर लेते हैं कि एंजाइम के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। तो देखो, जो अग्नाशय होता है उससे 3 प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। उन तीनों एंजाइम का काम क्या होता है? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं इधर। तो पहला होता है एमाइलेज। अब अगर बात करें तो मैंने आपको एमाइलेज स्टार्टिंग में ही बताया था। हाँ, जो एमाइलेज होता है वो ध्यान रखना, 2 प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एमाइलेज से। कैसे? एक होता है सलाइवरी एमाइलेज। क्या होता है? एक होता है सलाइवरी एमाइलेज जो हमारी लार में बनता है, और इसी का नाम दूसरा क्या होता है? टाइलिन। इसी को कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन। और ये क्या करता है? ये भी स्टार्च का पाचन करता है। तो देखो, एक तो कहाँ बनता है? सलाइवरी एमाइलेज हमारे मुंह में बनता है। जो किसके माध्यम से बनता है? जो हमारी लार ग्रंथियां होती हैं वो इसका स्राव करती हैं, लेकिन हम वो लार में बनता है इसलिए उसको क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन के नाम से आता है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि एमाइलेज एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको क्या लगाना है? अग्नाशय से। किससे होता है? पेंक्रियाज या अग्नाशय से। तो देखो, अब जी बात ये है कि ये सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन ये किसका पाचन करता है? वहां पर स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का। और यहां पर भी किसका पाचन करेगा? ये स्टार्च का। जो स्टार्च को किस में बदल देता है? माल्टोज में। अब बात ये होती है कि ये स्टार्च क्या होता है। अब देखो, ये स्टार्च होता है, वैसे तो ये सबके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोकार्बो, यानी कि देखो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किससे बने होते हैं? सैकेराइड से। और जो सैकेराइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
एक होता है मोनोसेकेराइड और एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब ये है कि उसमें केवल एक प्रकार के सेकेराइड हैं, और डाई का मतलब दो प्रकार के, और मोनो का मतलब होता है दो से ज़्यादा प्रकार के। ठीक है, तो ये जो स्टार्च होता है ये क्या होता है, मोनोसेकेराइड होता है। और मोनो का मतलब होता है कि कई प्रकार के सेकेराइड से मिलकर बना हुआ। सॉरी, मोनो नहीं, पॉली। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि यानी कि जो मोनोसेकेराइड होता है उसमें एक प्रकार के होते हैं, डाई होता है उसमें दो प्रकार के होते हैं, और पॉली होता है उसमें दो से ज़्यादा प्रकार के होते हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेना, यानी कि मोनो होता है एक, डाई होता है दो, और पॉली होता है दो से अधिक। और जो स्टार्च होता है वो कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और ये स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, और ये फिर क्या होता है, इसका पाचन हो जाता है। अब ऐसे ही हम बात करें, एक होता है लाइपेज। लाइपेज, और आप याद रखेंगे, देखो लाइपेज और लिपिड ये दोनों वर्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनता है, पूछ लेता है कि ये बताओ जो लाइपेज एंजाइम होता है वो किसका पाचन करता है, तो वहां पर कंफ्यूजन रहती है कि कार्बोहाइड्रेट का करता है, कि वसा का करता है, कि प्रोटीन का करता है। तो आप याद रखेंगे, देखो वसा को हम क्या कहते हैं, लिपिड्स। इसलिए मैंने ये लिख रखा है कि लाइपेज किसका पाचन करता है, लिपिड्स का। तो आप ध्यान रखेंगे, लाइपेज किसका पाचन करता है, लिपिड्स या वसा का। अब आपको ये पता है कि जो वसा होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, बसीय अम्लों से मिलकर बने होते हैं। और जब कोई चीज़ जिससे मिलकर बनी हुई है, और अगर आप जो बनी हुई चीज़ को अगर उन्हीं चीज़ों में विभाजित कर दें तो वो क्या होती है, टूट जाती है टुकड़ों में। और टूटने का मतलब ही होता है उसका डाइजेशन करना। जो मैंने आपको बताया था कि बड़े यानी कि जितने भी जो भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना ही क्या होता है, पाचन होता है। अब आपको ये पता है कि जो लिपिड होता है यानी कि जो वसा होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, बसीय अम्लों से। और जो लाइपेज क्या करता है, उस वसा को किस में परिवर्तित कर देता है, बसीय अम्लों में। फिर उसका क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। इसी माध्यम से इसका क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। अब बात ये कर लेते हैं किसकी, ट्रिप्सिन की। जो ट्रिप्सिन होता है वो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। अब देखो इसकी थोड़ी सी ट्रिक बताऊं, ट्रिप्सिन किससे स्टार्ट होगा, टी से, और प्रोटीन किससे स्टार्ट होगा, पी से। अब आपको ये पता है कि टी से पहले क्या आती है, पी आती है, या हम पी से लेकर चलें तभी तो टी आती है। तो इसके नज़दीक में कौन सा आएगा, अब जैसे हम बात करें लाइपेज एल, एमाइलेज ए, अगर इन तीनों की बात करें, ये तो एल हो गया, ये स्टार्च टी हो गया, ठीक है। अब देखो ट्रिप्सिन के नज़दीक कौन सा आएगा इन तीनों में से, ये पी ही तो आएगा। तो ये किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का। तो आप सीधा याद रखो, कोई बात नहीं है कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो पहले किस में टूटते हैं, पेप्टाइड्स में। किस में टूटते हैं, पेप्टाइड्स में। और उसके बाद किस में टूटते हैं, अमीनो अम्लों में। अगर हम बात करें कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रोटीन्स मिलकर बने होते हैं किससे, अमीनो अम्लों से। किससे, अमीनो अम्लों से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, तो लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बने होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस सारी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखो, अब अग्नाशयी रस। अब देखो रस की क्या बात करें, रस और एंजाइम तो एक ही चीज होती है। प्रतिदिन कितना बनता है। अब देखो, वैसे तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था कि जो हमारा क्या जो यकृत होता है उसके द्वारा जो रस बनता है, यकृत के द्वारा बने हुए रस को क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है भाई, कोई सुन क्यों नहीं रहा है। उसे कहा जाता है वाइल्ड जूस, यानी कि पित्तरस। और मैंने आपको पिछली क्लासों में क्लियर बताया था कि जो पित्तरस होता है
वो 600 ml से 700 ml पर डे बनता है। ऐसे ही सेम टू सेम जो अग्नाशय होता है उसके द्वारा जो अग्नाशयी रस होता है वो पर डे कितना बनता है? 1 लीटर बनता है। कितना बनता है? 1 लीटर बनता है। अब बात यह है कि जी इस अग्नाशय के द्वारा 1 लीटर जो अग्नाशयी रस बनता है वो आप ये बताएंगे कि ये सीधा पहुंचता कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके आंसर बताना है। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इससे आगे पढ़ते हैं। चलो तो आइए आगे देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो अग्नाशय होता है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। अब बात ये कर लेते हैं कि ये भी तो पता होना चाहिए उसको मिश्रित ग्रंथि कौन कहा जाता है, क्योंकि उसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि ऐसी ग्रंथियाँ उनको मिश्रित ग्रंथियाँ कहा जाता है जो अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के गुण एक ही ग्रंथि में पाए जाएं। अब बात ये होती है कि अग्नाशय में अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी, कहने का मतलब ये है कि वो कोई पाचक रस या एंजाइम और हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। अब बात ये होती है कि ऐसा इसमें क्या पाया जाता है जिसके कारण ये हार्मोन तथा पाचक रस दोनों का श्रावण करती है। इसी बात को इसमें समझते हैं। देखिए इधर यहाँ पर तो अग्नाशयी कोशिकाएं, क्योंकि आपको ये पता है कि जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उनमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती हैं जिनसे कुछ ना कुछ श्रावण होता रहता है। तो ऐसे ही इसमें क्या हो, हम बात कर लेते हैं अब अग्नाशयी कोशिकाओं के बारे में, यानी पैंक्रियाटिक सेल्स के बारे में। किसके बारे में? पैंक्रियाटिक सेल्स के बारे में। अब बात ये कर लेते हैं, देखो इसमें 4 प्रकार की पैंक्रियाटिक सेल पाई जाती हैं। किसमें? अग्नाशय में। तो एक होती हैं क्या? अल्फा सेल्स, एक बीटा सेल्स, एक डेल्टा सेल्स और एक होती हैं एफ सेल। क्या होती हैं? एफ सेल। अब देखो यानी कि जो अल्फा, बीटा और डेल्टा ये जो 3 प्रकार की सेल होती हैं इनमें से हार्मोन का श्रावण होता है। किसका श्रावण होता है? हार्मोन का श्रावण होता है, इसलिए इसको अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। हाँ, एक चीज और, अगर एग्जाम में ये पूछी ले जाए कि ये बताइए कि अग्नाशय में किस प्रकार की सेल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो देखो जो बीटा सेल्स होती हैं ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं अग्नाशय में। तो इस बात को विशेष के ध्यान रखना है। अब देखो बात ये कर लेते हैं कि जो एफ सेल होती हैं यही आपका एंजाइम का श्रावण करती हैं। किसका श्रावण करती हैं? एंजाइम का। और एंजाइम क्या होते हैं? जो आपके भोजन के पाचन में मदद करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि। किसके कारण? क्योंकि ये एंजाइम का श्रावण करती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बहिस्रावी ग्रंथि। अब बात ये कर लेते हैं कि जो अग्नाशय होता है उसका आकार कैसा होता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका जो आमाशय होता है उसका आकार कैसा होता है? जे आकार का होता है। ऐसे ही जो अग्नाशय होता है उसका आकार कैसा होता है? तो जो अग्नाशय होता है उसका आकार होता है पत्तीनुमा। कैसा होता है? पत्तीनुमा। तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद आज हमने पूरी क्लास में क्या पढ़ा इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कि मैंने आपको बताया था कि जो अग्नाशय होता है उसकी खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस नामक साइंटिस्ट ने अग्नाशय की खोज की थी। और लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? कि अग्नाशय में ही लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं कुछ जगह कैसी होती हैं? उभरी हुई होती हैं। वह आकार उनका कैसा हो जाता है? द्वीप जैसा हो जाता है, इसलिए उसको क्या का नाम दे दिया गया? उन्हीं कोशिकाओं को नाम दे दिया गया लैंगरहैंस द्वीप। इतनी बात समझ में आई होगी। हाँ, जो अग्नाशय होता है वो कैसी होती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अब मिश्रित ग्रंथि क्यों होती है? क्योंकि यह रस तथा एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का श्रावण करती है। अब बात ये कर लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम का श्रावण करती है। तो एंजाइम कौन से होते हैं? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज पाचन करता है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं या जो स्टार्च होता है उसका पाचन करता है। लाइपेज किसका पाचन करता है? लिपिड्स यानी कि वसा का पाचन करता है। और ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। अब बात ये कर लेते हैं कि जो हार्मोन होते हैं वो कौन कौन से स्रावित होते हैं।
तो मैंने आपको एक हार्मोन बताया था इंसुलिन, और इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है उसको नियंत्रित करना, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। और ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइकेमिया। क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइकेमिया। और एक हार्मोन कौन सा था? ग्लूकागॉन। और वो क्या करता है, अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो वो उस ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि शुगर लेवल को बढ़ा देता है, और उसे क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइकेमिया। क्या कहा जाता है? हाइपोग्लाइकेमिया। इसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जो अग्नाशय में कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 4 प्रकार की। एक तो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। जो अल्फा, बीटा और डेल्टा होती हैं ये हार्मोन का स्राव करती हैं, और मैं हार्मोन आपको डिटेल में बता चुका हूं। और जो एफ सेल होती हैं वो किसका स्राव करती हैं? एंजाइम का स्राव करती हैं, और एंजाइम हमारे पाचन क्रियाओं में मदद करते हैं। तो ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, जिससे ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और वो इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए धन्यवाद।